हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय केटी सर। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे परागण पॉलिनेशन पे। तो पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जो प्लांट्स होते हैं या फिर एनिमल्स होते हैं उनमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। तो आज हम देखेंगे कि जो बेसिकली जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, आवृत बीजी जो पौधे होते हैं, उनमें परागण की क्रिया कैसे होती है। तो परागण का सामान्य सा अर्थ होता है कि परागकण का परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही क्या कहलाता है, पॉलिनेशन। आप ऐसे कह सकते हैं कि पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, द प्रोसेस इज नोन एज पॉलिनेशन। तो जो परागण की क्रिया होती है, इसमें जनरली होता क्या है कि जो परागकोश होते हैं, परागकोश एक तरह से परागकण का फॉर्मेशन करते हैं। तो परागकण जो होते हैं, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, वो एंथर के अंदर बनते हैं, जबकि जो वर्तिकाग्र होता है, वर्तिकाग्र क्या करेगा, परागकण को एक तरह से रिसीव करने का काम करेगा। तो जो परागण की क्रिया होगी वो वर्तिकाग्र पर होगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जनरली होता क्या है कि जो परागकण होते हैं वो परागकोश से निकलकर स्टिग्मा तक पहुँच जाते हैं। यही पूरी प्रक्रिया पॉलिनेशन कही जाती है। पॉलिनेशन की जो क्रिया होती है वो दो टाइप से होती है। तो जो पहला टाइप होता है उसे हम लोग कहते हैं स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन। यदि परागण की क्रिया एक ही पौधे में होती है और एक ही पुष्प के बीच में होती है, या फिर दो पुष्पों के बीच होती है, एक ही पौधे के दो पुष्पों के बीच होती है, तो ऐसी जो प्रोसेस होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। अब स्वपरागण से कुछ फ़ायदे भी होते हैं, कुछ इसके एडवांटेजेस भी हैं। तो तो इसमें सबसे पहला अगर हम इसका एडवांटेज देखें तो स्वपरागण में एक ही पुष्प से दो अथवा एक ही पुष्प अथवा दो पुष्पों के बीच में अगर ये प्रक्रिया होती है तो उसे स्वपरागण कहते हैं। तो जाहिर सी बात है, स्वपरागण के लिए एक पुष्प या फिर दो पुष्पों की आवश्यकता होती है, लेकिन दोनों एक ही पौधे पर लगे होने चाहिए। स्वपरागण से उत्पन्न जो पुष्प होंगे, बीज अथवा जो पादप होंगे, वो जनक पीढ़ी से या फिर जनक पौधे से पूरी तरह समान होते हैं, उनमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं देखने को मिलता है। स्वपरागण में जो पुष्प होते हैं वो सुगंधित होते हैं। आकर्षण अथवा जो कीट की रिक्वायरमेंट होती है, जो इंसेक्ट होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, उनमें जो स्वपरागण की क्रिया होती है तो उसके लिए किसी भी तरह की सुगंध या फिर आकर्षण की रिक्वायरमेंट आवश्यकता नहीं होती है। स्वपरागण से कुछ हानियां भी होती हैं। तो स्वपरागण में अगर आप देखेंगे तो बीजों की जो संख्या होती है वह उनका जो आकार होता है वो छोटा होने लगता है और फल पकने में अधिक समय लगता है। साथ ही जो नई किस्म होती है या फिर जो स्वस्थ पौधे होते हैं उनका निर्माण भी नहीं हो पाता है, धीरे धीरे उनमें कमी आने लगती हैं। अब यहाँ पे हम दूसरी कड़ी में देखेंगे परपरागण, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। तो जो क्रॉस पॉलिनेशन की जो प्रक्रिया होती है, इसमें खास रूप से क्या होता है, परपरागण की जो क्रिया होगी वो दो अलग अलग पुष्पों के बीच में होती है और ऐसी स्थिति में जो पुष्प होते हैं वो डिफरेंट प्लांट्स पे लगे होते हैं, अलग अलग पौधों पर लगे होते हैं। तो अगर दो पौधों के बीच में उनके पुष्पों के द्वारा पॉलिनेशन की क्रिया हो रही है तो ये जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, परपरागण। परपरागण से क्या लाभ होते हैं, तो परपरागण से जो बीजों की संख्या होती है वो अधिक होती है और उसका आकार भी बड़ा हो जाता है। परपरागण से फूल, बीज व फल, पौधों की गुणवत्ता आदि में भी सुधार आने लगता है। कृत्रिम रूप से जो परपरागण की क्रिया होती है उससे नई जातियाँ विकसित होने लगती हैं, तो जो नए तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका भी निर्माण होने लगता है। परपरागण से कुछ हानियाँ होती हैं, कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो अगर हम देखें पहले नंबर पे, तो जो परपरागण होता है उसमें काफ़ी मात्रा में परागकण नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो एयर के द्वारा, इंसेक्ट के द्वारा जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में जितने परागकण होते हैं, पॉलन ग्रेन्स होते हैं, वो सब यूज में नहीं आते हैं। परपरागण के लिए जो सुगंध होती है या फिर जो कीटों की आवश्यकता होती है वो मुख्य रूप से बिना इसके नहीं हो पाएगा। तो इनसे फूलों में बेहतर खुशबू होनी चाहिए, साथ साथ उन्हें कीटों की ज़रूरत होती है, बिना इनके क्रॉस पॉलिनेशन होना थोड़ा असंभव सा होता है।
पर परागण से जो संतति होते हैं और जो जनक होते हैं उनमें काफ़ी अंतर भी हो जाता है। तो दोनों में समानता बहुत कम देखने को मिलती है। अगर देखें पर परागण की विधियों को हम, तो पर परागण जिन भी पॉलिनेटर्स पे डिपेंड करता है उसके बेसिस पे कई टाइप का हो जाता है। तो जिसमें जो पहला टाइप है उसे हम लोग कहते हैं कीट परागण, एंटोमोफिली। अगर परागण की क्रिया कीटों के माध्यम से होती है तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, कीट परागण। और ऐसा आपको कंडीशन अंजीर, आक, साल्विया, पीपल आदि के पौधे में देखने को मिलेगा। दूसरे नंबर पे आता है वायु परागण, जिसे हम लोग कहते हैं एनिमोफिली। तो एनिमोफिली की क्रिया अगर परागण बेसिकली किसके द्वारा हो, हवा के द्वारा हो, वायु के द्वारा हो, तो ये जो कंडीशन होती है उसे हम लोग बोलते हैं वायु परागण। और ये स्थिति गेहूं, मक्का और ज्वार में देखने को मिलती है। तीसरे नंबर पे आता है जल परागण, हाइड्रोफिली जिसे कहते हैं। और हाइड्रोफिली जाहिर सी बात है परागण की क्रिया जल के माध्यम से अगर होगी तो ऐसी स्थिति हमें हाइड्रिला, वेलिसनेरिया और सिरेटोफिलम में देखने को मिलती है। नेक्स्ट नंबर पे आता है जंतु परागण, जूफिली। तो जंतुओं के माध्यम से अगर परागण होगा तो जंतु परागण कहा जाएगा। और ये स्थिति सेमल, कदम्ब और बिगोनिया के पौधे में देखने को मिलती है। नेक्स्ट नंबर पे हम डिस्कस करेंगे निषेचन क्या होता है। यदि नर और मादा युग्मकों का संलयन हो जाए, दोनों आपस में मिल जाएं, तो ऐसी स्थिति के कारण ही जाइगोट का निर्माण होता है और जिसके पश्चात भ्रूण अर्थात एम्ब्रियो बन जाता है। तो यही जो भ्रूण एम्ब्रियो बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वो पूरी प्रक्रिया किसके अंतर्गत होती है, निषेचन के अंतर्गत होती है। तो जनरली मेल गैमिट का फीमेल गैमिट के साथ फ्यूज कर जाना ही क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। अब इसमें आप ऐसे समझिए कि जो नर युग्मक होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों हैप्लॉइड नंबर में मिलकर डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। बाद में यही भ्रूण बन जाता है और भ्रूण ही विकसित होकर नए संतति का निर्माण करता है। दोहरा निषेचन और त्रिक संलयन क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है। तो इसमें आप देखिए कि जो परागनली होती है, जब उससे नर युग्मक वर्तिकाग्र तक से होकर जनरली वो ओवरी तक पहुंचता है, तो ऐसी स्थिति के कारण जो नर युग्मक होता है उसका वो डिवाइड होकर दो पार्ट्स में बढ़ जाता है, मतलब दो मेल गैमिट बन जाते हैं। तो एक मेल गैमिट क्या करता है कि एग सेल के साथ फ्यूज करता है। तो जनरली जो मेल गैमिट होगा वो यन होगा और जो एग सेल होगी वो भी यन होगी। तो यहाँ पे कंडीशन 2 यन की हो जाती है इसमें फ्यूजन के बाद। तो इसे हम लोग कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो ये जनरली फ्यूज किया तो डिप्लॉयड स्टेज बनी। अभी इसे डबल फर्टिलाइजेशन बोलना थोड़ा कम सही रहेगा। तो एक और प्रक्रिया इसमें होती है कि दूसरा जो मेल गैमिट होता है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है जो कि पहले से डिप्लॉयड होता है और इस तरह से यहाँ पे कंडीशन हो जाती है 3n। तो ये ट्रिपल फ्यूजन कहा जाता है क्योंकि डिप्लॉयड कंडीशन हो जाती है, इस वजह से इसे हम लोग ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। तो ये जो कंडीशन होती है इस तरह से आप देख पाते हैं कि जो निषेचन की क्रिया हुई वो 2 बार हुई। इसी वजह से ये पूरी ओवरऑल प्रोसेस क्या कही जाती है, द्विनिषेचन, दोहरा निषेचन। निषेचन के पश्चात जो प्लांट्स होते हैं उनमें क्या बदलाव होते हैं। तो सबसे पहले जो वायदल होता है, वायदल क्या होता है, गिर जाता है। लेकिन कुछ पौधों के अंदर जैसे टमाटर और बैगन की बात करें तो वो चिरलग्न होता है, लंबे समय तक वो लगा ही रहता है, गिरता नहीं है। दल को देखें जिसे हम पंखुड़ी कह सकते हैं, तो दल भी क्या होते हैं, मुरझाकर गिर जाते हैं। साथ ही जो अंडाशय होता है वो फल में विकसित हो जाता है। इसी तरह से जो बीजांड होगा, ओव्यूल होगा, वो बीज का फॉर्मेशन कर लेगा, बीज का निर्माण कर लेगा। फिर बाद में जो भ्रूणकोश होगा वो भ्रूणकोश जो एंटीपोडल सेल होंगी और जो सिनर्जिड सेल होंगी वो डीजनरेट करके भ्रूणकोश को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती हैं। इस तरह से अगर हम देखें तो पौधों में जो लैंगिक जनन होते हैं उससे क्या फ़ायदे होते हैं। तो लैंगिक जनन के कारण विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं और नए तरह के उच्च कोटि के फूलों का, पौधों का और बीजों का विकास भी होता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट कड़ी में हम देखेंगे कि जंतुओं के अंदर या अन्य जीवों के अंदर लैंगिक जनन किस तरह से होता है। धन्यवाद।